गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटीआर 3B के ऊपर भी है। जीएसटीआर 3B में 3 रिपोर्टिंग मैकेनिज्म चेंज हुए हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग ऑफ इनएलिजिबल ब्लॉक्ड आईटीसी। फ्रेंड्स, अब एज ऑन डेट सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके 2B से आपका पूरा का पूरा क्रेडिट जीएसटीआर 3B में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में रिफ्लेक्ट करता है। बट होता क्या था कि जो क्रेडिट किसी एसएससी के एलिजिबल नहीं है, जैसे कि मैं बात करूं, आज मेरा एक क्लाइंट है जो 5 फेजेस में एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको सिर्फ एक फेज का क्रेडिट अलाउड है, बाकी 4 का अलाउड नहीं है। तो उनके क्रेडिट आता है और वो सिर्फ उतना ही क्रेडिट दिखाते हैं जितना उनको एलिजिबल है, बाकी सारा क्रेडिट वो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर से ही हटा देते हैं। लेकिन अब इसी तरीके से मान लो आपका कोई क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपको पता है कि ये मेरा क्रेडिट पर्सनल पर्पस के लिए है, बिजनेस नेचर का नहीं है, तो आप उसको उसमें से रिमूव कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, अगर मान लीजिए आपका ऑटो पॉपुलेटेड तो हो रहा है 2B के अंदर, लेकिन आपने गुड्स रिसीव नहीं किए, तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आप इस महीने तो क्रेडिट ले नहीं सकते, आप नेक्स्ट महीने क्रेडिट लेंगे। तो अभी तक एसएससीज क्या करते थे, इस महीने की ऑटो पॉपुलेटेड फिगर में को कम कर देते थे जितने के गुड्स नहीं आए हैं, और नेक्स्ट मंथ ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को बढ़ा देते थे। डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस होने के कारण डिपार्टमेंट को भी असेसमेंट करने में या इस आईटीसी को असेस करने में कंफ्यूजन हो रहा था। और सेकेंडली दे आर नॉट एबल टू असेस कि उनको कितना क्रेडिट एसएससी ने कंप्लीटली छोड़ दिया है ताकि वो उस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर सके। वो भी गवर्नमेंट के पास डेटा ठीक से नहीं आ पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस बार सर्कुलर्स के थ्रू और नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ मैंडेटरी फील्ड्स इनकॉर्पोरेट कर दिया जीएसटीआर 3B में, और सर्कुलर के थ्रू ये रिकमेंड भी किया है कि ये सब मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिसको आपको प्रॉपर तरीके से भरना है। तो उसमें क्या चेंजेस है, आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट आएगा आपको उसको छेड़ना नहीं। सो आपका जो टेबल 4A5 के अंदर आपका ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट आ रहा है, आपको उसको वहां पर, जैसे कि ये टेबल 4A5 है ऑल अदर आईटीसी की, यहाँ पर जो आपको ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट आ रहा है आपको उसको छेड़ना नहीं। अब आपको उसकी स्क्रूटनी करनी है कि उसमें से जो क्रेडिट आपको एलिजिबल नहीं है, जो जैसे सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट है, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट है या पर्सनल नेचर का फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट है, तो 2B कुछ अपना एनालिटिक्स लगा के ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट को आपको इनएलिजिबल दिखाता है, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा सेक्शन 17(5) का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्रेडिट होते हैं जो सिस्टम को नहीं पता लेकिन आपको रिवर्स करने हैं। वो क्रेडिट कैसे हैं, अगर पहले हम बात करें, जैसे कि आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल ही नहीं, तो वो क्रेडिट आपको इस टेबल 4B के 1 में दिखाना है, जो आपके परमानेंट नेचर के रिवर्सल है, जो आप लेना ही नहीं चाहते क्रेडिट। तो मान लीजिए आप रेलवे कैटरर्स हैं, या आप कैटरिंग है, या आप रेस्टोरेंट है, या आप रियल एस्टेट है नए नए स्ट्रक्चर के अंदर जहां पर आपको आईटीसी ही नहीं मिलता है, तो वहां आप, क्योंकि B2B ट्रांजेक्शन है, आपके डेफिनेटली क्रेडिट तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं लेना है तो आपको इस B1 के कॉलम में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा क्रेडिट इनएलिजिबल है और मैं इसको क्रेडिट को नहीं लेना चाहता। सो अब आपको सेपरेटली इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और मेरी रिकमेंडेशन है आप इसकी सेपरेट रिपोर्टिंग करें। अभी तक आप इसको अवॉइड करते आ रहे थे, लेकिन अब आप इसकी सेपरेट रिपोर्टिंग करें। सेकेंडली, हम प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करते हैं रूल 42-43 का, एक प्रोपोर्शनेट टू एग्जेम्प्ट टर्नओवर। वो रिवर्सल भी मैंने अक्सर देखा, लोग क्या करते थे, नेट क्रेडिट ले लेते थे, 42-43 का रिवर्सल कंप्यूट करा, उस महीने के एलिजिबल क्रेडिट से माइनस कर दिया और नेट क्रेडिट अपने 3B में दिखा दिया। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे नोटिस फेस किए हैं जहां पर रूल 42-43 का रिवर्सल कॉलम खाली होने के कारण आपके पास नोटिस आए, जवाब दो कि आपने रूल 42-43 का रिवर्सल क्यों नहीं किया। यहां तक मैंने शोकोज नोटिस भी देखा जहां पर एसएससी ने नेट क्रेडिट अवेल किया था
42 43 का रिवर्सल सेपरेटली नहीं दिखाया था, तो डिपार्टमेंट ने बोला बिकॉज आपने 42 43 का सेपरेट रिवर्सल नहीं दिखाया तो यू आर सपोज टू रिवर्स इट नाउ अगेन। तो अब 42 43 का रिवर्सल्स भी सेपरेट शो करे कॉलम ये वाली टेबल 4B1 के अंदर। तो मैं अभी 4B1 की बात कर रहा हूं, जहां उन्होंने सर्कुलर में लिखा भी है कि यहां पर परमानेंट नेचर के रिवर्सल्स आएंगे। और कैसे रिवर्सल हो सकते हैं परमानेंट नेचर के? 17.5 का क्रेडिट मान लीजिए आपका 2B के अंदर ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक्ड क्रेडिट नहीं आ रहा, बट आपको पता है वो आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट है, तो आप 17.5 में उसको सेपरेटली रिवर्स करेंगे इस थ्रू। अब उन्होंने एक अदर रिवर्सल्स का कॉलम बनाया 4B2 के अंदर, ये वाला जो ऑलरेडी पहले भी था। उन्होंने इसको यूज करने की क्या इंस्ट्रक्शंस दी है? आप ऐसे रिवर्सल यहां पर दिखाइए जो आपको दोबारा लेने हैं। अभी आप टेम्परेरी नेचर के लिए रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन आप उसको दोबारा लेंगे। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि गुड्स आपके इस महीने रिसीव नहीं हुए, तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जब तक गुड्स रिसीव नहीं होंगे आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए आपको जो क्रेडिट अगले महीने लेना है या अगले कुछ महीनों में लेना है कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद, तो अभी तो 2B में आपके ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है, तो आप उस क्रेडिट को 4B2 के थ्रू आप रिवर्सल कर देंगे। अगले महीने कैसे लेंगे वो अभी हम उस पर बात करते हैं, अभी हम रिवर्सल्स की बात कर रहे हैं। जो आपको 4B2 के अंदर वो क्रेडिट रिवर्स करना है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। सेक्शन 180 दिन के अंदर अगर आप वेंडर को पेमेंट ना करें तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना होता है, और जब आप पेमेंट कर दें तो आप क्रेडिट दोबारा लेते हैं। तो अब आपके इस वाले कॉलम के अंदर वो रिवर्सल्स आएंगे जो 180 दिन के बाद आप रिवर्स कर रहे हैं और जो फ्यूचर में दोबारा लेने वाले हैं। तो उन्होंने यहां पर टेबल को दो पोर्शन में बांट दिया। एक ऐसा क्रेडिट जो परमानेंटली आप सरेंडर करना चाहते हैं, और एक ऐसा क्रेडिट जो टेम्परेरी नेचर का है, उनको दोनों सेपरेट सेपरेट कॉलम में उन्होंने फिल करने की बात की है। अब फ्रेंड्स अब क्रेडिट रीअवेलमेंट की बात करते हैं। तो यहां पर अब आपका ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट माइनस आपने जितने आईटीसी रिवर्स करने परमानेंट नेचर के और टेम्परेरी नेचर के, वो माइनस करने के बाद नेट आईटीसी जो आपका आएगा वो 3B में जाएगा। तो मान लो अगर मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ, रेलवे कैटरर्स की बात करता हूँ, रियल एस्टेट की बात करता हूँ, जहां पर उनको क्रेडिट एलिजिबल ही नहीं है, तो अब उनके ऑटो पॉपुलेटेड 2B में क्रेडिट आ रहा है, उनके ऑल अदर आईटीसी आएगा, तो उनको अब जीरो करने की जरूरत नहीं है। उनको आईटीसी 4B1 के अंदर कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा सेपरेटली दिखा के। दोस्तों इससे दो फायदे हैं, एक तो आपकी भी रिपोर्टिंग अच्छे से होगी, और दूसरा सरकार को ये पता लग जाता है कि अब ये आईटीसी जो परमानेंट एक एसएससी ने सरेंडर कर दिया, अब मैं इसका यूज कर सकता हूं। क्योंकि स्टेट्स को फंड ट्रांसफर कैसे होता है, आपने जो आईटीसी आपका एलिजिबल आईटीसी है वो एक बकेट में पड़ा रहता है, वो स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। बट जो आईटीसी आप कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, वो आईटीसी फिर अब सेंटर और स्टेट के फंड्स में यूसेज के लिए चला जाता है। तो गवर्नमेंट को भी इस कॉलम की बहुत जरूरत थी, वो पहले भी था बट लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए माय सजेशन इज टू फॉलो दैट प्रॉपरली। अब रीअवेलमेंट की बात करते हैं। दोस्तों जो हमने अभी बात की टेम्परेरी नेचर के रिवर्सल की, कि जो 180 दिन के अंदर पेमेंट ना करने के बाद क्रेडिट रिवर्स करने के बाद आप दोबारा लेते हैं, या आपके गुड्स अगले महीने आ गए तो आपको क्रेडिट अगले महीने लेना है, तो आपने पिछले महीने के अंदर वो 4B2 के अंदर रिवर्सल किया था, अब उसको रीअवेल कहां करें? तो सर्कुलर बोलता है आप उसको रीअवेल इस ऑल अदर आईटीसी में, जो आपका ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट है वहां से फिगर बढ़ा दे। तो आपको ऑल अदर आईटीसी की फिगर यहां पर बढ़ानी होगी, ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को बढ़ाना होगा। तो अब आप पूछेंगे जब मैं ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को बढ़ाऊंगा तो वो रेड मार्क दिखाता है। यस दोस्तों वो रेड मार्क दिखाएगा, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है। उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया कि जो आप आईटीसी रिक्लेम कर रहे हो उसकी एक सेपरेट रिपोर्टिंग आपको ये डी के फर्स्ट में दिखानी है, आईटीसी रिक्लेम व्हिच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। तो क्या होगा, आपने ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को यहां पर बढ़ाया ऑल अदर आईटीसी में, और अब आपने उसको अदर डिटेल्स के आईटीसी में सेपरेट भी रिपोर्टिंग कर दी, तो उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि यस इन्होंने ऑटो पॉपुलेट, लेट से आपने 5 लाख का क्रेडिट जो पिछले महीने रिवर्स किया था वो इस महीने लेना, आपके गुड्स आ गए,
तो आपने ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को बढ़ा दिया। अब वो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर बढ़ती रेड मार्क हो जाता है कि एसएससी 5 लाख का क्रेडिट एक्स्ट्रा ले रहा है ऑटो पॉपुलेटेड फिगर से। तो अब जैसे ही इस 4D के 1 कॉलम में 5 लाख दिखेंगे तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आपका वो अब रेड अलर्ट एज ए नॉन कंप्लायंस की तरह नहीं जाएगा। डिपार्टमेंट को ये पता लग जाएगा कि आपने जो 5 लाख का एक्स्ट्रा क्रेडिट दिखाया वो क्रेडिट पिछले महीने जो आपने पिछले महीनों के क्रेडिट रिक्लेम किए हैं, इसलिए आपने 4A5 बढ़ाया है। तो इसलिए इसकी सेपरेट रिपोर्टिंग भी आपको यहां पर करनी जरूरी है। अब फ्रेंड्स, एक क्रेडिट जो 2B में मेरा ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट की तरह आता है, वो कौन सा क्रेडिट है? गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली में रजिस्टर्ड है बट आपके पास कोई ऐसा इनवॉइस आया जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई किसी और स्टेट में है, मान लीजिए होटल, आपका डायरेक्टर होटल, आपके डायरेक्टर महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में वो मुंबई में होटल में ठहरे, 2 दिन ठहरे और उन्होंने होटल का बिल में CGST और SGST पे किया जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र मेंशन था, बट आपने अपना GSTN दिया तो वो आपके 2B में दिख रहा है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि आप उसको क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो उस 2B का जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई किसी और स्टेट में है और आप दिल्ली में हैं और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइसेस में मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई एक्सेट्रा मेंशन्ड है, तो आप उसका क्रेडिट नहीं लिखते। तो 2B में ऑटोमेटिकली वो रिस्ट्रिक्टिव क्रेडिट की तरह दिखाएगा और वो आपके 3B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होता है। वो क्रेडिट आपका अपने आप 4D2 के अंदर अलग से रिफ्लेक्ट होगा कि आपका ये क्रेडिट रिस्ट्रिक्टिव क्रेडिट है, तो वो आपके एलिजिबल क्रेडिट के ऊपर कैटेगरी में नहीं आएगा, आपको अलग से यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो क्रेडिट दिखेगा। फ्रेंड्स, क्या हम वो क्रेडिट नहीं ले सकते हैं जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है? ये एक सेपरेट डिबेट है और मैं इस पे भी जरूर एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या हम दूसरे स्टेट में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है या नहीं है, उस पे हम क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और अगर आपका भी कोई व्यू है तो प्लीज उस पर कमेंट कीजिए, बट मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे व्यू में वो क्रेडिट लिया जा सकता है। सेकंड, अगर बात करें सेक्शन 16(4) का क्रेडिट, यानी कि जो टाइम लिमिट क्रॉस कर चुका है आपका क्रेडिट, वो भी 2B ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके आपको इनएलिजिबल कैटेगरी में दिखाएगा ऑटोमेटिकली और आपका वो ऑटो पॉपुलेटेड ऊपर नहीं आएगा। सो ये क्रेडिट आपका अलग से यहाँ पर शो होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिपोर्टिंग आपको सेपरेट सेपरेट बड़े ध्यान से करनी है ताकि ना तो आप कोई अननेसेसरी नोटिस फेस कर चुके और आपका जो डेटा भी है वो प्रॉपर गवर्नमेंट के पास जा सके और गवर्नमेंट भी इस ITC का यूसेज अच्छे से कर सके। तो ये था हमारा ITC के ऊपर। अब एक चेंज उन्होंने जो किया है वो इंपॉर्टेंट चेंज है रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। अब फ्रेंड्स, अभी हमने टेबल 3.1 में हम अभी तक आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी असेस करते हैं और पे कर देते हैं। सो जो आपकी लायबिलिटी रिपोर्ट होती है वो 3B के 3.1 टेबल में होती है। जो लोग B2C ट्रांजेक्शन करते हैं, जिनकी B2C ट्रांजेक्शन हैं और जिनकी कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन की ट्रांजेक्शन है, जिनकी UIN होल्डर्स को ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट सप्लाई 2.5 लाख से अगर ऊपर है तो उसकी सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है आपको GSTN1 में कस्टमर वाइज, लेकिन 2.5 लाख से अगर नीचे है तो उसकी कस्टमर वाइज रिपोर्टिंग नहीं होती, उसकी कंसोलिडेटेड फिगर की रिपोर्टिंग होती है। तो GSTN1 के अंदर और 3B के अंदर एक सेपरेट रिपोर्टिंग है टेबल 3.2 के अंदर स्टेट वाइज। आपने B2C ट्रांजेक्शन स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाईज कितनी की है उसकी कंसोलिडेटेड फिगर्स फिल करनी होती है। बट अक्सर देखा गया था कि एसएससीज इसको रिपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि उनको लगा मेरी लायबिलिटी पे हो गई, मैंने IGST पे कर दिया, अब मुझे कुछ असेस नहीं करना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं टेबल 3.2 भरूं या ना भरूं। बट गवर्नमेंट ने सर्कुलर के थ्रू इसको बोला कि आप ये मैंडेटरी भरेंगे। वो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फिर अगेन वो इशू फेस कर रही थी कि गवर्नमेंट को स्टेट्स को फंड एलोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। उनको ये पता ही नहीं लगता था कि आपकी B2C ट्रांजैक्शन कौन से स्टेट की प्लेस ऑफ सप्लाई से बिलोंग करती है और कौन से स्टेट को फंड एलोकेट करना है। तो इसलिए उन्होंने टेबल 3.2 को मैंडेटरी बोला है कि आपको टेबल 3.2 इंटर स्टेट सप्लाईज, B2C, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन और UIN होल्डर्स को जितनी सप्लाईज हैं आपको वो रिपोर्टिंग करना कंपल्सरी है।
सेकेंडली फॉर्म 1 के अंदर भी, जीएसटी फॉर्म 1 के अंदर भी ये डिटेल्स आती है, तो वहां से ऑटो पॉपुलेटेड 3B में होती है। तो अगर आप देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी 1 में भी ये मैंडेटरली फिल करना जरूरी है, और आप इस सर्कुलर का इंस्ट्रक्शंस का कंप्लाई करें। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने किया है वो है सेपरेट रिपोर्टिंग फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। सेक्शन 95 प्रोवाइड्स की कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं, वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा और सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। तो कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, उन्होंने जो सेक्शन 95 में सर्विसेज रिपोर्ट की है, नोटिफाई की है, रेंटा कैब सर्विसेज जैसे कि ओला उबेर है, और होटल सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज जैसे कि अर्बन क्लैब है, ओयो होटल्स और ये ओला उबेर्स, यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करते हैं टैक्स और सर्विस प्रोवाइडर टैक्स पे नहीं करता है। तो अब उन्होंने इसकी एक सेपरेट रिपोर्टिंग कर दी। तो अब ये 3.1 के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, 3.1.1 के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे। दोनों को रिपोर्टिंग करनी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स दे रहा है उसको सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है, और जो ई कॉमर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, टैक्स पे नहीं कर रहा है बट उसको सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं जीएसटी और 3B में, बहुत जल्द हो सकता है पोर्टल पे भी ये इसकी मोडालिटी मॉड्यूल चेंज हो जाए। तो ये तो चेंज था जो अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब एक चेंज की मैं बात करने जा रहा हूं जो गवर्नमेंट ने प्रपोज दिया है, और गवर्नमेंट ने पूरा जीएसटी और 3B का फॉर्म मॉडिफाई करा है, और वो पब्लिक डोमेन में उसको इंडस्ट्री के कमेंट्स के लिए ओपन छोड़ा हुआ है। तो आप भी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी उसको गो थ्रू कीजिए फॉर्म को। आपको लगता है कि ये फॉर्म में प्रैक्टिकली कोई इश्यूज हैं, या ये कॉलम चेंज होना चाहिए, या इस कॉलम की इंस्ट्रक्शंस चेंज होनी चाहिए, तो आप, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उसमें अपना फीडबैक दीजिए, और आपके फीडबैक को मैं समराइज करके एक कंसोलिडेटेड अप्रोप्रिएट फॉरम में प्रोड्यूस करूंगा, ताकि आपकी दी हुई सजेशंस को कंसीडर करके उस फॉर्म में अगर कोई सजेशंस रिक्वायर्ड, चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो हो सके। सो आप प्लीज अपने जो भी चेंजेस हैं वो पहले तो कॉन्सेप्ट पेपर को गो थ्रू कीजिए, नए फॉर्म को गो थ्रू कीजिए, और अपने कमेंट्स इस डिस्क्रिप्शन लिंक में दीजिए, ताकि मैं आगे अप्रोप्रिएट फॉरम तक पहुंचा सकूं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। फॉर अदर अपडेट्स प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।